हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स नवंबर सेकेंड वीक में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया गया है और इस इंडेक्स के अंदर अलग अलग स्टेट्स के द्वारा कैसा परफॉर्म किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। राइट, ओके। अभी इस इंडेक्स के नाम से ही पता चलता है कि इस इंडेक्स के अंदर भारत के अलग अलग राज्यों के द्वारा फूड सेफ्टी के ऊपर कितना काम किया गया है उसके ऊपर फोकस किया गया है। राइट ना, ओके। तो सबसे पहले तो ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत के अंदर फूड सेफ्टी के ऊपर रेगुलेशन करती है, ये संस्था के द्वारा हर साल स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया जाता है। और ये कौन सा एडिशन था? 5th एडिशन था और इसके बारे में बात करते हैं। ये रिपोर्ट क्या बोल रहा है कि मेजर स्टेट्स recorded the drop in 2023 scores from 2019 according to the 5th edition of the State Food Safety Index। ये जो संस्था के द्वारा ये जो रिपोर्ट बनाया गया है, ये रिपोर्ट का कंक्लूजन क्या है कि जो मेजर स्टेट्स है भारत के, उन्होंने ड्रॉप दिखाया है 2019 से। अगर हम कंपेयर करें तो 2023 के अंदर मेजर स्टेट्स के फूड सेफ्टी के अंदर परफॉर्मेंस गिरे हैं। राइट ना, ओके ओके। अगर हम इस रिपोर्ट के की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो 15 आउट ऑफ द 20 स्टेट्स recorded the lower state food safety index scores in 2022-23 compared to the 2019। बराबर ना, तो जो हमारे 20 मेजर स्टेट्स हैं उसमें से 15 स्टेट्स ने 2019 के कंपैरिजन में इस बार स्कोर कम दिखाया है। राइट ना, ओके। महाराष्ट्र हैज़ रिकॉर्डेड द स्टीपेस्ट फॉल इन द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स स्कोर। सबसे ज़्यादा फॉल, सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के स्कोर के अंदर सबसे ज़्यादा फॉल हुआ है? महाराष्ट्र के अंदर। बराबर ना, ध्यान में रखना है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे है बिहार और उसके बाद गुजरात है। बराबर ना, तो टॉप 3 स्टेट्स जो मेजर स्टेट्स हैं और जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा फॉल हुआ है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर, महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात। राइट, ओके। उसके अलावा अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप हुआ है वो हुआ है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। बराबर ना, 2019 के कंपैरिजन में फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कम हुआ है, सबसे ज़्यादा ड्रॉप वहाँ पे हुआ है। सबसे चिंताजनक बाबत वो है। राइट ना, ओके ओके। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो टॉप 3 लार्जर स्टेट्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, फर्स्ट नंबर पे केरला, सेकंड पे पंजाब और थर्ड तमिलनाडु। टॉप 3 स्मॉलर स्टेट्स गोवा, मणिपुर और सिक्किम रिस्पेक्टिवली। बराबर ना, राइट, ओके। अगर मैं इस इंडेक्स के बारे में बात करूँ, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, तो ये जो इंडेक्स है ना, एक टूल है टू प्रिपेयर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू इन्हेंस देयर परफॉर्मेंस एंड एस्टैब्लिश द रबस्ट फूड सेफ्टी सिस्टम्स विद इन देयर ज्यूरिसडिक्शंस। बराबर ना, तो ये जस्ट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को गाइड करने के लिए, उनको सजेस्ट करने के लिए कि भाई आपको अभी कितना इम्प्रूवमेंट करना बाकी है फूड सेफ्टी के अंदर, आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इसके लिए उनको यहाँ पे उनके नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए ये इंडेक्स लॉन्च किया जाता है। राइट ना, इट इज़ द एनुअल इंडेक्स विच इज़ रिलीज बाय द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये कब रिलीज होता है? तो साल के अंदर जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तब उसी दिन के ऊपर ये इंडेक्स लॉन्च होता है। अभी आपका क्या होगा कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम कब सेलिब्रेट करें वो जानना। राइट ना, ओके ओके। अगर मैं ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के पैरामीटर्स के बारे में बात करूँ कि कौन कौन से पैरामीटर्स को ध्यान में रख के ये इंडेक्स तैयार किया जाता है, तो 2019 से ये इंडेक्स लॉन्च किया जा रहा है। और यहाँ पे 2019 से परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट्स ऑन द 5 सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स ऑफ फूड सेफ्टी, 5 पैरामीटर के ऊपर 2019 से जब से ये रिपोर्ट लॉन्च हो रहा है तब से 5 पैरामीटर्स के ऊपर अलग अलग स्टेट्स और यूनिट्स का परफॉर्मेंस मेजर किया जाता था। कौन कौन से 5 पैरामीटर्स? ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये
5 पैरामीटर के ऊपर परफॉर्मेंस देखा जाता था 2019 से, लेकिन 2023 के इस इंडेक्स के अंदर एक नया पैरामीटर ऐड किया गया है, इम्प्रूवमेंट इन द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रैंक। 2019 के कंपैरिजन में 2023 के अंदर कितना इंप्रूवमेंट हुआ है वो भी पैरामीटर यहाँ पे कंसीडर किया गया है। टोटल 6 पैरामीटर अभी ध्यान में रख के इस इंडेक्स को तैयार किया गया है, राइट ना। ओके, तो अगर हम हर एक पैरामीटर का वेटेज देखें तो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा का वेटेज कितना है इस इंडेक्स के अंदर 18%, कंप्लायंस का वेटेज है 28%, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का वेटेज है 17%, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का है 8%, कंज्यूमर इंपावरमेंट का है 19%, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ है इस रैंक के अंदर उसका वेटेज कितना है 10%। तो मुझे बताओ, अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट को अगर इस इंडेक्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है तो किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा? रूल्स के कंप्लायंस के ऊपर, क्योंकि उसका वेटेज कितना है 28%। तो जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो रूल्स रेगुलेशन सेट किए गए हैं उसी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसी के हिसाब से लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उसी के हिसाब से उसी क्वालिटी वाला फूड होना चाहिए। अगर ये सभी रूल्स का कंप्लायंस होगा तो उसका वेटेज सबसे ज़्यादा होने की वजह से वो स्टेट्स और यूनिवर्सिटीज़ अपने रैंक को इम्प्रूव कर पाएगी, राइट ना। तो ये आपको पैरामीटर्स पता होने चाहिए, राइट। ओके, अगर मैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करूँ तो उसके चेयरपर्सन कौन है फ्रेंड्स? राजेश भूषण। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर और एस्टैब्लिश कब हुआ? 2008 के अंदर। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा। फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो मेजर स्टेट्स हैं उनका स्कोर 2019 कंपैरिजन में बहुत कम हुआ है। 20 में से 15 मेजर स्टेट्स ने डाउनफॉल दिखाया है। सबसे खराब परफॉर्मेंस है महाराष्ट्र का, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है केरला का, अगर हम मेजर स्टेट्स की बात करें तो, राइट। टोटल 5 पैरामीटर पहले फोकस किए जाते थे इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए, अभी कितने पैरामीटर्स फोकस किया जा रहा है? 6 पैरामीटर्स, और सबसे ज़्यादा वेटेज है कंप्लायंस का, ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, जो अभी यूएनईपी के द्वारा तैयार किया गया है, और इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ओके, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएन की एक संस्था है जो वर्ल्ड लेवल पे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फोकस करती है, और इस संस्था के द्वारा अभी एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो हमने रूल्स बनाए हैं, जो हमने स्टेप्स लिए हैं, अभी बहुत सारे कंट्रीज़ के बहुत सारे स्टेट्स उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, राइट ना। वो जो गोल सेट किए गए हैं उनको अभी अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पे। तो ये एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट वो हर साल यूएनईपी के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जो दिखाता है कि भाई जो दुनिया ने गोल सेट किया है और वो गोल के लिए वो कितना स्टेप ले रही है, वो दोनों के बीच में गैप दिखाता है, राइट ना। ओके, तो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट अंडर फाइनेंस, अंडर प्रीपेड, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग ऑन क्लाइमेट एडेप्टेशन लेवल्स वर्ल्ड एक्सपोज, बराबर ना। ओके, क्या बोल रहा है ये रिपोर्ट? क्या बोल रहा है कि एक तो जितना रिक्वायरमेंट है हमको क्लाइमेट को एडॉप्ट करने के लिए, जितने फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है, जितना प्रिपरेशन का हमको रिक्वायरमेंट है, जितना हमको प्रिपेयर होना चाहिए था, हम उतना प्रिपेयर है ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे, बराबर ना। हमारा इन्वेस्टमेंट भी इनएडिक्वेट है और हमारा प्लानिंग भी इनएडिक्वेट है क्लाइमेट चेंज को एडॉप्ट करने के लिए। क्लाइमेट को अगर फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसको हमको उसकी प्रॉपर कंडीशन में वापस लाने के लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, जो प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे हम लैग कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। ऐसा कौन बोल रहा है? यूएनईपी बोल रहा है, राइट ना। ओके, द रिपोर्ट स्टेट्स दैट द क्लाइमेट एडेप्टेशन फाइनेंस flows from public multilateral like World Bank and bilateral sources to the developing nations, which is declined by 15% to around 21 billion in 2021। क्या बोल रहा है कि अभी तो लास्ट 2 साल में हमको क्या देखने को मिला है कि जो डेवलपिंग नेशंस है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए जो फाइनेंसिंग का सपोर्ट दिया जाता था वर्ल्ड बैंक और ऐसी कोई बहुत सारी मल्टीनेशनल संस्था के द्वारा, वो सपोर्ट भी अभी डिक्लाइन होने लगा है। 15% से डिक्लाइन हुआ है कंपेयर टू 2021, राइट। ओके, एट प्रेजेंट द एस्टिमेटेड कोल एडेप्टेशन फाइनेंस गैप इज 194 to 366 बिलियन पर ईयर। अभी अगर हम बात करें तो एडेप्टेशन फाइनेंस गैप
क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है जो नहीं हो रहा है, इसको बोलेंगे एडेप्टेशन फाइनेंस गैप। कितना है अभी अभी प्रेजेंट में? तो अगर हम डेवलप कंट्री से लीस्ट डेवलप कंट्री की बात करें तो टोटल कितने रेंज में फाइनेंस का गैप हो रहा है? 194 से लेके 366 बिलियन पर ईयर ये एडेप्टेशन फाइनेंस गैप है, राइट। इतनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए, सिंपल, बराबर ना, राइट। अगर हम इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज रिक्वायर्ड एन एडेप्टेशन फाइनेंस दैट इज 10 to 18 टाइम्स लार्जर देन द करंट इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस फ्लो। अभी जो डेवलपिंग कंट्री जो मिल रहा है फाइनेंस क्लाइमेट चेंज को फेस करने के लिए, उससे 10 से 18 गुना पैसा उनको चाहिए, उनको रिक्वायर्ड है, ओके। और उसके अलावा रिपोर्ट स्टेट्स दैट द कंट्रीज नीड फाइनेंसिंग ऑफ $215 billion to $387 billion एवरी ईयर टू एडेप्ट टू द क्लाइमेट चेंज, बट दे आर रिसीविंग ओनली $21.3 बिलियन, बराबर ना। हर एक कंट्री को अगर क्लाइमेट चेंज को फेस करना है, उसको रिड्यूस करना है, तो 215 बिलियन से $387 बिलियन तक का फंड का रिक्वायरमेंट है पर ईयर, लेकिन उनको पर ईयर कितना मिल रहा है अभी? $21.3 बिलियन ऑन एन एवरेज मिल रहा है। तो इतना ज़्यादा एडेप्टेशन फाइनेंस गैप है, ये यूएनईपी बोल रहा है, बराबर ना, राइट, ओके। दिस गैप इज़ मोर देन 50% हायर देन द प्रीवियस एस्टीमेट। जो प्रीवियस एस्टीमेट किया गया था उससे भी 50% ज़्यादा है। और ये हाईलाइट करता है कि भाई ग्रोइंग डिस्पेरिटी बिटवीन द नीड्स एंड रिसोर्सेज। तो हमको जो रिक्वायरमेंट है और हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनके बीच में कितना डिस्पेरिटी है वो ये हाईलाइट करता है, राइट ना, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो यूएनईपी के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट ना, ओके। अगर हम एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो यूएनईपी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट सीरीज प्रोड्यूस सिंस 2014 से यूएनईपी ये रिपोर्ट लॉन्च करता है और एनुअल साइंस बेस्ड असेसमेंट प्रोवाइड करता है। किसका? तो ग्लोबल प्रोसेस ऑन एडेप्टेशन प्लानिंग, फाइनेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितना काम कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, कितना फाइनेंसिंग हो रहा है, कैसा प्लानिंग है, कैसा इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारे गोल्स है उसका, वो कितनी रिक्वायरमेंट है और क्या हो रहा है, दोनों के बीच में गैप का रिपोर्ट प्रोवाइड करता है वो 2014 से, बराबर ना, राइट। दिस एम्स टू इन्फॉर्म द क्लाइमेट नेगोशिएशंस अमंग द यूएन मेंबर स्टेट्स। तो इसके माध्यम से फिर यूएन के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो अब एक दूसरे के बीच में और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट साइन करते हैं टू इम्प्रूव द तो कंडीशंस रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज, बराबर ना, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो यूएनईपी जो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट लॉन्च करता है उसने क्या बोला है, वर्ल्ड कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक है, जो उसने गोल सेट किए हैं उसके ऊपर एक भी कंट्री काम नहीं कर रहा और बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग गैप का प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए, बराबर ना। तो उसके ऊपर काम करना है, सिंपल, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इंडिया अमंग द टॉप कंट्रीज विद द हाई इनकम वेल्थ इनइक्वालिटी। इंडिया जो कंट्रीज़ के अंदर इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा है वहाँ पे इंडिया अमंग द टॉप कंट्रीज है। ऐसा कौन बोल रहा है? यूएनडीपी बोल रहा है। अगेन यूएन की एक इम्पोर्टेंट संस्था का रिपोर्ट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बराबर ना, ओके। ओके, India among the top countries with a high income, wealth inequality. UNDP report the UN Developing Program release its 2024 Asia Pacific Human Development Report और उसका टाइटल क्या रखा गया है? मेकिंग द अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट इन द एशिया पैसिफिक। ओके, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है? यूएनडीपी। तो ये यूएनडीपी ने अभी वर्ल्ड लेवल पे ये रिपोर्ट नहीं लॉन्च किया है। आप नाम से पता कर सकते हो कि ये जस्ट एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ के लिए रिपोर्ट है, एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो अभी यूएनडीपी की तरह लॉन्च किया गया है। और इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक, बराबर ना। इस रिपोर्ट के अंदर क्या बोला है कि इंडिया वो अमंग द टॉप कंट्रीज़ के जहाँ पे हाई इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी है, बराबर ना। मतलब इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है नो डाउट, लेकिन रिच ज़्यादा रिचर हो रहे हैं और गरीब ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, बराबर ना। तो इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। ऐसा कौन बोल रहा है? यूएनडीपी बोल रहा है। क्यों बोल रहा है उसके बारे में बात करते हैं।
अगर हम इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो अगर मैं इनकम ग्रोथ की बात करूं तो 2000 से लेकर 2022 के बीच में इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है ना वो इंक्रीज़ हुआ है $442 से $2389 तक का, बराबर ना। तो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है इंडिया के पर कैपिटा इनकम के अंदर, बराबर ना, राइट। पर कैपिटा इनकम मतलब पता है ना, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो पहले $442 था, अभी वो 2389 हो गया है, बराबर ना, राइट। पोवर्टी रिडक्शन की बात करें तो 2004 से लेकर 2019 के बीच में पोवर्टी रेट मतलब किसको हम पुअर मानेंगे, जिसकी इनकम $2.15 पर डे से कम है उसको हम पुअर मानेंगे। तो 2004 से लेकर 2019 तक ये जो पोवर्टी रेट है वो 40% से लेकर कितना हो गया है, 10% हो गया है, राइट, ओके। उसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी की बात करें तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है इन मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इज डिक्रीज फ्रॉम 25% टू 15% बिटवीन 2015-16 टू 2019-21। अभी आपको वो कन्फ्यूजन होगा, सर ये पुअर क्या होता है और ये मल्टी डायमेंशनल पुअर क्या होता है। तो पुअर का मतलब आपको यहाँ पे डेफिनेशन दी है, अगर जिसकी इनकम एक दिन की इनकम $2.15 से कम है उसको हम पुअर मानेंगे। तो ऐसे लोग 2015 के अंदर हमारे पॉपुलेशन 2004 के अंदर हमारे पॉपुलेशन के कितने परसेंट थे, 40%, जो अभी कितने हो गए हैं, 10% हो गए हैं, राइट। जिनकी इनकम $2.15 पर डे से कम है, ऐसे लोग। मल्टी डायमेंशनल पुअर किसको बोलेंगे, तो मल्टी डायमेंशनल पुअर मतलब जो गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको ही नहीं पुअर बोला जाता। जो एजुकेटेड नहीं है, जिनके पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं है, जो लाइफ को रूटीन लाइफ को जीने के लिए जो एडिक्वेट रिसोर्सेज चाहिए वो नहीं है, जो बहुत सारी चीज़ों से वंचित हैं, ऐसे लोगों को बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल पुअर। जो 2015-16 के अंदर पॉपुलेशन के 25% थे, अभी कितने हो गए हैं, 15% हो गए हैं, राइट। और ये हमारा इनकम ग्रोथ का डेटा रहा है और ये पॉवर्टी रिडक्शन का डेटा रहा है अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी। ओके, अगर मैं जेंडर डिस्पेरिटी की बात करूँ तो वुमेन कंस्टिट्यूट ओनली 23% ऑफ द लेबर फोर्स। हमारा जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स किसको बोलते हैं, तो लेबर फोर्स के अंदर जो लोग काम करते हैं वो तो आ गए, जो लोग एम्प्लॉयड है वो तो आ गए, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड है, अभी अनएम्प्लॉयड कैसे, जो एलिजिबल है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो जो लोग एम्प्लॉयड हैं और जो अनएम्प्लॉयड, कैसे अनएम्प्लॉयड, जो एलिजिबल है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, तो ये दोनों लोगों को मिला के क्या बनता है, लेबर फोर्स। और ये लेबर फोर्स के अंदर मात्र 23% है वुमेन। मतलब इतने ज़्यादा जेंडर डिस्पैरिटी इंडिया के अंदर है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, बराबर ना, राइट, ओके। अगर हम यूएनडीपी के द्वारा कुछ 3 सजेशंस दिए गए हैं फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, संस्था के द्वारा क्या बोला गया है कि अगर आपको डेवलपमेंट एफर्ट्स लगाना है तो सबसे पहले पीपल को सेंटर में रखो, सिटीजन्स को सेंटर में रखो, ग्रोथ को रिकैलिब्रेट करो और ऐसी स्ट्रेटजी अपनाओ कि जो ज़्यादा जॉब्स जनरेट करें और एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करें। और तीसरा, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को प्रायोरिटाइज करो, एफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज़म्स इम्प्लीमेंट करो कि ऐसा ना हो कि आप कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करो लेकिन वो उसका कोई बेनिफिट ले ही नहीं रहा है, उसका किसी को बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, बराबर ना। तो गवर्नमेंट के एक्शंस और उनकी जो डिलीवरी है उसकी एफिशिएंसी भी बहुत मैटर करती है। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करने को बोला गया है यूएनडीपी के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, राइट ना। अगर हम यूएनडीपी की बात करें तो यूएनडीपी के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, जिम स्टेनर, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर, बराबर ना। तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट था। और यूएनडीपी क्या बोल रहा है कि इंडिया इज़ अमंग द टॉप कंट्रीज़ के जहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा संस्था का कहना ये है कि इस रिपोर्ट के माध्यम से कि डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है इंडिया के अंदर, लेकिन जो रिच पब्लिक है और ज़्यादा रिच हो गई है और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो चुका है, बराबर ना। तो ये जो इनइक्वालिटी है इसको कम करना है और इसके लिए उन्होंने 3 सजेशंस दिए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है, सिंपल, ओके। चलो हमारे नेक्स्ट दूसरा फ्रेंड्स, क्या हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, अमित शाह, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी है और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी है, उनके द्वारा एक ब्रांड लॉन्च किया गया है, भारत ऑर्गेनिक्स। और इस ब्रांड के बारे में बात करते हैं, भारत ऑर्गेनिक्स क्या है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना, ओके।
तो इंडियन मिनिस्टर अमित शाह, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, उन्होंने लॉन्च किया भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये संस्था है, इसके द्वारा ये ब्रांड बनाई गई है भारत ऑर्गेनिक्स, और उसको भी लॉन्च किया गया है हमारे कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, राइट। और ये जो संस्था है ना, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ये अभी नई नई संस्था बनाई गई है, न्यूली एस्टैब्लिश कोऑपरेटिव बॉडी टू प्रमोट ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। ये संस्था एक कोऑपरेटिव संस्था है जो एक सप्लाई चेन क्रिएट करती है, जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो फार्मर्स बनाते हैं उनको एक सप्लाई चेन प्रोवाइड करती है ये संस्था, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, बराबर ना। सबसे पहले हम इस संस्था के बारे में बात करते हैं। ओके, तो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की अगर बात करें तो यूनियन कैबिनेट अंडर द लीडरशिप ऑफ द पीएम मोदी, उन्होंने अप्रूवमेंट किया द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ऑन 11 जनवरी 2023। 11 जनवरी 2023 को ही ये संस्था को एस्टैब्लिश किया गया है। और इसका फंक्शन क्या है, तो इसका जो मेन एम है टू इंक्रीज द प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनिक फार्मर्स एंड कवर द एंटायर सप्लाई चेन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थ्रू कोऑपरेटिव नेटवर्क्स बाय अंडरटेकिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। कौन कौन सी एक्टिविटी वो करता है, तो एग्रीगेशन करना, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना, प्रोडक्शन को सपोर्ट करना, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, प्रोक्योरमेंट करना, स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना, ब्रांडिंग करना, पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना, मतलब प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक की सारी सप्लाई चेन को सपोर्ट करता है कोऑपरेटिव नेटवर्क के माध्यम से। किसको, ऑर्गेनिक फार्मर्स को, बराबर ना। तो एक कोऑपरेटिव बॉडी है जिसका काम ही ये है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है ना, तो उसको प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक, मतलब कस्टमर तक पहुंचाना, ऑर्गेनिक फार्मर्स को जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको सप्लाई चेन प्रोवाइड करना, ये इस संस्था का मेन ऑब्जेक्टिव है, बराबर ना। इसका नाम ही है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, बराबर ना। 11 जनवरी 2023 को इसको एस्टैब्लिश किया गया, राइट। और इसी संस्था के द्वारा एक ब्रांड लॉन्च किया गया है भारत ऑर्गेनिक्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के अंडर में ये संस्था के द्वारा टोटल 6 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए गए हैं। और ये 6 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स किसके किसके हैं, तुवेर दाल के, चना दाल, शुगर, राजमा, बासमती राइस और सोना मंसूरी राइस, बराबर। ये 6 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ब्रांड लॉन्च किए गए हैं भारत ऑर्गेनिक्स। मतलब ये फॉर एग्जांपल ये 6 प्रोडक्ट में से कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई ऑर्गेनिक फार्मर ने बनाया है और अगर ये संस्था का यूज़ करके वो मार्केट में ये प्रोडक्ट को बेचना चाहता है तो वो कौन सी ब्रांड से बेच पाएगा, भारत ऑर्गेनिक्स, ध्यान में रखना है, बराबर ना, राइट। ओके, अगर मैं नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की बात करूँ उसके स्टेटिक फैक्ट्स के बारे में, तो उसके चेयरमैन है मनीष शाह, हेडक्वार्टर है आनंद गुजरात के अंदर, और एस्टैब्लिशमेंट हुआ जनवरी 2023 के अंदर, बराबर ना। ओके, तो एक सिंपल न्यूज़ थी कि अभी रिसेंटली एक ब्रांड लॉन्च किया गया है भारत ऑर्गेनिक्स, जहाँ पे 6 अलग अलग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड से बेचा जाएगा मार्केट के अंदर। कौन मार्केट उसको प्रोवाइड करेगा, तो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। और ये संस्था एक सप्लाई चेन प्रोवाइड करती है किसको, ऑर्गेनिक फार्मर्स को, जो ये रिसेंटली जो 6 प्रोडक्ट्स जो डिसाइड किए गए हैं उनको मार्केट में सप्लाई करने के लिए एक सप्लाई चेन प्रोवाइड करेगा, राइट ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या अभी रिसेंटली WHO के द्वारा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट लॉन्च किया गया 2023 का, और इसके बारे में बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस टीबी रिपोर्ट 2023, 7.5 billion people across the globe were newly diagnosed with the tuberculosis in 2022. The highest ever since records began in 1995. जब से हम रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेटा को जनरेट कर रहे हैं 1995 से, तभी से लेके अब तक सबसे हाईएस्ट, एक साल में सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, कितने, 7.5 मिलियन, बराबर ना। यस, हाउएवर ये रिपोर्ट ऐसा भी बोल रहा है कि इट इज़ ऑल्सो हाईलाइट्स अ पॉजिटिव ग्लोबल रिकवरी इन टीबी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज इन 2022, इंडिकेटिंग अ रिवर्सल ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज्ड बाय द कोविड-19 डिसरप्शंस, बराबर ना। नो डाउट कि टीबी के पेशेंट्स बढ़ गए हैं, 7.5 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट ना।
लेकिन रिकवरी रेट भी पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, राइट ना। तो हमने ट्रीटमेंट के अंदर, उसके रिकवरी के अंदर अच्छा प्रोग्रेस किया है, लेकिन अभी भी टीबी के पेशेंट्स के अंदर साल 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 दर साल टीबी के पेशेंट्स के अंदर हर साल इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, बराबर ना, राइट। ओके, ये जो रिपोर्ट है उसने एसेस किया है डेटा फ्रॉम 192 कंट्रीज एंड एरियाज विथ मोर देन 99% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड टीबी बर्डन। तो जो एरिया के अंदर दुनिया की 99% से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है वो एरिया को सर्वे किया गया, टोटल 192 कंट्रीज़ को सर्वे किया गया WHO के द्वारा, और इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, बराबर ना। ओके, अगर हम इस रिपोर्ट के हाईलाइट्स के बारे में बात करें तो इंडिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपाइंस responsible for over 60% of the global decline in the new TB cases in 2020 and 2021 एज़ कम्पेयर टू 2019, बराबर ना। तो क्या बोल रहा है ये रिपोर्ट कि 2019 के कंपैरिजन में, 2020 के कंपैरिजन में, 2021 के कंपैरिजन में 2022 में जितने भी टीबी के केसेस रिड्यूस हुए हैं उसमें 60% केसेस कहाँ पे रिड्यूस हुए हैं? इंडिया, इंडोनेशिया और फिलीपाइंस के अंदर, बराबर ना, राइट। सबसे ज़्यादा जो लोगों को टीबी हो रहा है वो कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं? तो साउथ ईस्ट एशिया 46% केसेस वहाँ से है, अफ्रीका से 23% और वेस्टर्न पैसिफिक से 18% है, बराबर ना, राइट। ओके, और ये रिपोर्ट ये भी बोल रहा है कि जो टीबी को एलिमिनेट करने के लिए 2018 के अंदर जो टारगेट सेट किए गए थे उसके अंदर बहुत ही इनसफिशिएंट प्रोग्रेस देखने को मिला है कि 2018 के अंदर क्या टारगेट सेट किया गया था कि 75% रिडक्शन हो जाएगा टीबी के केसेस के अंदर 2025 तक, और ये जो रिडक्शन हुआ है वो मात्र कितना परसेंट हुआ है अभी तक? 2022 तक 19% हुआ है, बराबर ना। तो ये ध्यान में रखना है। तो 75% टारगेट रखा गया था, अभी जस्ट मात्र 19% हुआ है, तो कितना ज़्यादा काम करना अभी बाकी है। तो इसकी वजह से 2018 का जो टारगेट सेट किया गया था वो अभी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके लिए WHO के द्वारा एक नया टारगेट सेट किया गया है। नया टारगेट क्या सेट किया गया है कि 90% कवरेज फॉर द टीबी प्रिवेंशन एंड केयर, rapid TB test, comprehensive benefit for the patients, a safe new TB vaccine and closing the funding gaps by 2027, बराबर ना। तो टीबी को एलिमिनेट करने के लिए जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है उसको हमको कम करना है, उसको एलिमिनेट करना है 2027 तक, 90% टीबी प्रिवेंट करना है, रैपिड टीबी टेस्ट करने हैं, और अब एक सेफ वैक्सीन डेवलप करना है। और ये जो टारगेट है 2023 से लेकर 2027 तक सेट किए गए हैं, बराबर ना। जो पुराने टारगेट से 2018 में जो सेट किए गए थे उसको अभी एलिमिनेट कर दिया है। वो मेन टारगेट क्या था कि 2025 तक टीबी के केसेस 75% रिड्यूस हो जाने चाहिए 2015 के कंपैरिजन में, तो वो अभी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि अभी तक 19% ही रिड्यूस हुए हैं, लेकिन अभी ये नए टारगेट सेट किए गए हैं, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस रिपोर्ट के अंदर अच्छे समझ में आया होगा। टीबी के ऊपर रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? WHO के द्वारा। टोटल 192 कंट्रीज़ का सर्वे किया है जहाँ पे 99% ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, और उसके अलावा जो 2018 में जो टारगेट सेट किए गए थे WHO के द्वारा 75% टीबी को रिड्यूस करने के लिए, ये टारगेट को अभी रिवाइज किया गया 2023 से लेकर 2027 तक का एक नया टारगेट सेट किया गया है, और जिसके अंदर 90% कवरेज करना है टीबी को प्रिवेंट करने के लिए, टीबी के टेस्ट को रैपिड करना है, उसके अलावा वैक्सीन डेवलप करनी है, और जो फंडिंग गैप्स है उसको 2027 तक एलिमिनेट करना है, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया 6th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली इन न्यू दिल्ली, इसके बारे में बात करते हैं। Okay, the India hosted the 6th Assembly of the International Solar Alliance at भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली, और ये जो इवेंट था उसको होस्ट किसके द्वारा किया गया? तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, डॉक्टर राजकुमार सिंह, बराबर, उनके द्वारा ये इवेंट को होस्ट किया गया। तो अगर आपको पता हो फ्रेंड्स तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो अलायंस है वो किसके द्वारा प्रपोजल रखा गया था? इंडिया और फ्रांस के द्वारा रखा गया था, बराबर ना। तो इसके जो चेयरपर्सन है इस अलायंस के, उसके जो चेयरमैन है वो चेयर है किसके पास है? इंडिया के पास, और वाइस चेयर किसके पास है? फ्रांस के पास है, बराबर ना। तो इसकी जो मीटिंग होती है ना हर साल, एनुअल मीटिंग, उसको होस्ट करता है इंडिया, बराबर ना, राइट। तो इस बार की मीटिंग न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी भारत मंडपम, जो अभी नया
प्लेस एस्टैब्लिश किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे, और इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया था, राजकुमार सिंह के द्वारा, बराबर ना। ओके, टोटल 20 कंट्रीज से मिनिस्टर्स आए थे और डेलीगेट्स फ्रॉम अक्रॉस 116 कंट्रीज एंड सिग्नेटरी कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द असेंबली। अगर मैं पार्टिसिपेंट्स की बात करूं तो 20 कंट्रीज से मिनिस्टर्स आए थे इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, और 116 जो मेंबर कंट्रीज हैं इस अलायंस की, वहाँ से डेलीगेट्स आई थी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, बराबर ना। तो बहुत ही बड़ा इवेंट था जो सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस करता है। अभी इस इवेंट के बारे में बात करते हैं। ओके, अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज कंसीव्ड एज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ द इंडिया एंड फ्रांस ड्यूरिंग द 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हेल्ड इन पेरिस फ्रांस, बराबर ना। तो जो COP21 की जो मीटिंग हुई थी पेरिस फ्रांस के अंदर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 नंबर की मीटिंग, वहाँ पे इंडिया और फ्रांस के द्वारा जॉइंटली ये अलायंस लॉन्च किया गया, बराबर ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, अजय माथुर, हेडक्वार्टर है उसका है गुरुग्राम हरियाणा। 2015 के अंदर इसको फॉर्म किया गया। टोटल 95 परमानेंट मेंबर्स और 116 सिग्नेटरीज है, बराबर ना, राइट। और अभी रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर 95th मेंबर, परमानेंट मेंबर कौन बना है, चिली बना है, बराबर ना। तो चिली हैज़ ऑफिशियली ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज अ 95th मेंबर, बराबर, ध्यान में रखना है। और अगर मैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करूँ तो इज़ एन एक्शन ओरिएंटेड कोलाबरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर इंक्रीजिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सोलर एनर्जी एज अ मीन्स फॉर ब्रिंगिंग द एनर्जी एक्सेस, इंश्योरिंग द एनर्जी सिक्योरिटी एंड ड्राइविंग द एनर्जी ट्रांजिशन इन द मेंबर कंट्रीज। तो यहाँ पे जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं तो ये अलायंस के माध्यम से वो सभी मेंबर कंट्रीज़ के अंदर सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाता है, सोलर एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग किया जाता है, फंड कलेक्शन किया जाता है, बराबर। एक कंट्री दूसरी कंट्री को मदद करती है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी को इंश्योर करने के लिए, सिंपल, बराबर ना, राइट। और ये अलायंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक असेंबली बनाई गई है, ISA असेंबली। तो इट इज़ अ एपेक्स बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बराबर ना। तो ये it makes the decisions concerning the implementation of the ISA framework agreement. The assembly meets annually at the ministerial level, और इंडिया होल्ड्स द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द ISA असेंबली विद द फ्रांस एज अ को प्रेसिडेंट, बराबर ना। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए एक असेंबली बनाई गई है जो डिसीजंस लेती है कि किस तरीके से हमको आगे फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करना है, और इंडिया इस असेंबली का प्रेसिडेंट होता है और फ्रांस को प्रेसिडेंट होता है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके ओके, अगर मैं इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की इनिशिएटिव्स के बारे में बात करूं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, बराबर ना। तो विद द एम ऑफ रियलाइजिंग इट्स गोल, डायरेक्टर जनरल ऑफ द ISA अजय माथुर हाईलाइटेड द वेरियस इनिशिएटिव्स विच इज टेकन बाय द ISA सो फार इन डेवलपिंग कंट्रीज। ISA के माध्यम से अभी तक 9.5 गीगावाट ऑफ सोलर एप्लीकेशंस इन 55 डेवलपिंग कंट्रीज़ को अभी तक अप्रूवमेंट दिया गया है, फंडिंग दिया गया है, और ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई ISA के माध्यम से 4000 पीपल को अक्रॉस द डेवलपिंग वर्ल्ड विच विल बी हेल्प टू मेक द लिविंग आउट सोलर एनर्जी। और स्टार सेंटर्स को डेवलप किया है इन कंट्रीज विच विल बी अ हब ऑफ द टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज ऑन द सोलर एनर्जी। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर सोलर एनर्जी का प्रपोर्शन बढ़ाने के लिए वहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पे लोगों को ट्रेन किया गया है इस अलायंस के माध्यम से, और स्टार सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं जहाँ पे एक वो टेक्नोलॉजी का हब होता है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी, नॉलेज और एक्सपर्टाइज प्रोवाइड की जाती है सोलर एनर्जी को डेवलप करने के लिए, सिंपल, बराबर ना, राइट। ओके, उसके अलावा इंडिया के द्वारा अभी इस मीटिंग के अंदर क्या अनाउंस किया गया है, तो अगर आपको पता हो फ्रेंड्स, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा एक फंड बनाया गया है, ग्लोबल सोलर फैसिलिटी, GSF, बराबर ना। तो ये ISA अनाउंस दैट कि GSF a payment guarantee fund which is formed by the ISA to stimulate the investment into the solar power projects is set to receive a capital contribution of $35 million, बराबर ना। तो इस मीटिंग के अंदर क्या अनाउंस किया गया है कि तो जो ग्लोबल सोलर फैसिलिटी एक फ़ंड है जो ISA के द्वारा बनाया गया है, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई संस्था को, कोई पर्सन को सोलर एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो इस फंड के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और
ये क्या अभी क्या बोला गया है कि टोटल कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन इस फंड के अंदर हो सकता है, $35 मिलियन, बराबर ना। जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करी है, $25 मिलियन, और $10 मिलियन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो बाकी के मेंबर्स हैं, बराबर ना, वो $10 मिलियन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बराबर ना, राइट। तो ये ग्लोबल सोलर फैसिलिटी एक ऐसा फंड है कि अगर किसी को सोलर एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो इस फंड के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। फिर यहाँ से फंड दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर सोलर एनर्जी के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होंगे बराबर वहाँ पे इन्वेस्ट होगा, सिंपल, बराबर ना, राइट। ओके, अगर मैं ग्लोबल सोलर फैसिलिटी की बात करूँ तो आईएसए ने हाईलाइट किया द फैक्ट दैट कि जीएसएफ एम्स टू गारंटी $10 बिलियन इन द इन्वेस्टमेंट and provide clean energy access to the 35 to 40 million African households by 2030, and these would be benefit around 200 million individuals in the region, बराबर ना। एक्चुअली ये जो ग्लोबल सोलर फैसिलिटी है, ये जो फंड है ना, ये अफ्रीका के रीजन के अंदर सोलर फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है, बराबर ना। टोटल $10 बिलियन का फंड एकत्रित करने का टारगेट है 2030 तक, और 35 से 40 मिलियन अफ्रीकन हाउसहोल्ड्स को सोलर एनर्जी प्रोवाइड करने का टारगेट है इस फंड के माध्यम से, बराबर ना, राइट। तो ये जो फंड है ना, वो COP27 की जो मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली इजिप्ट के अंदर, बराबर ना, लास्ट ईयर 2022 के अंदर, तब ये फंड अनाउंस किया गया, बराबर ना, राइट। और GSF, the world requires an investment of $12.5 trillion in renewable energy and $23 billion in the ऑफ ग्रिड सोलर एनर्जी बाय 2030, बराबर ना। उसमें से $10 बिलियन का फंड कहाँ से जनरेट होगा 2030 तक, GSF के माध्यम से, बराबर ना, ध्यान में रखना है। और एक और इनिशिएटिव लिया गया है कि इंटरनेशनल सोलर एनर्जी का जो अभी मीटिंग हुआ, जो इंडिया ने अभी होस्ट किया, वहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स वो अभी इंक्रीज़ किया गया है 10% से लेके 35%, बराबर ना। तो ओके, अभी ये वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी सोलर प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश कर रहा है, और आपको भी पता है कि सोलर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ी चीज़ है, बराबर ना। बहुत इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि उसके जो फोटोवोल्टिक सेल्स वगैरह हमको इंपोर्ट करवानी पड़ती है, तो मतलब उसका अंदर खर्चा बहुत ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट का। एक बार इन्वेस्टमेंट इंस्टॉल हो गया उसके बाद वो रिन्यूएबल है, राइट ना, तो खर्चा कम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का खर्चा ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का खर्चा ज़्यादा होने की वजह से कंपनी को प्रोत्साहित करना है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करो, आपके पास जितना फंडिंग होगा ठीक है, जितना कम पड़ेगा वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो गवर्नमेंट अभी तक क्या प्रोवाइड कर रही थी कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% प्रोवाइड कर रही थी मैक्सिमम। अभी कितना प्रोवाइड करेगी, मैक्सिमम 35%, ध्यान में रखना है, बराबर ना। लेकिन कौन से रीजन के अंदर, तो डेवलपिंग और अंडर डेवलप नेशन है ना, अमेरिका और साउथ अमेरिका के, वहाँ पे अभी ये इंक्रीज़ हुआ है, बराबर ना। तो ISA के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वायबिलिटी के फंडिंग 10% से लेकर 35% किया गया है, लेकिन अंडर डेवलप और डेवलपिंग रीजन वो भी कहाँ का, अफ्रीका और साउथ अमेरिका का, बराबर ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, धीरे धीरे वो सभी रीजन के अंदर इंप्लीमेंट होगा, राइट ना। ओके ओके, अगर मैं इस रिपोर्ट के की पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो वाइल एड्रेसिंग द असेंबली, जो RKC, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उन्होंने इम्फेसाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी एज अ फ्यूचर सोर्स ऑफ द एनर्जी बाय अंडरलाइंग द फैक्ट दैट around 80% of the global population, which comprises about the 6 billion people, resides in the countries that depend on the fossil fuel import, बराबर ना। दुनिया की 80% पॉपुलेशन फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। आप सोचो कि भाई कितना ज़्यादा खर्चा होगा ये फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करवाने के लिए, और उसके अलावा एमिशन भी कितना ज़्यादा होता है, कार्बन एमिशन, राइट ना। तो अगर हम यहाँ पे धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी को कन्वर्ट कर ले, बराबर ना, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर ले इस फॉसिल फ्यूल को, तो हम ये इंपोर्ट का खर्चा और उसके अलावा कार्बन एमिशन भी कम कर सकते हैं, राइट। Renewable energy sources have the potential to supply 65% of the world's total capacity electricity by 2030। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कितना पोटेंशियल है अभी की अगर हम बात करें तो 2030 तक वो 65% पॉपुलेशन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, बराबर ना, राइट। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कैन बी डीकार्बोनाइज 90% ऑफ द पावर सेक्टर बाय 2050। तो ये सब पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, तो इसके लिए हमको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे ISA की मीटिंग इंडिया के द्वारा होस्ट की गई थी, हमारे लिए इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ISA इनिशिएटिव इंडिया और फ्रांस का जॉइंट इनिशिएटिव है, हमारे लिए इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, बराबर ना, वो आपको ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली
एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया इंक्लूसिवनेस इंडेक्स और यूएस वेरसिटी के द्वारा, और उसमें इंडिया का रैंक आया है 170वां रैंक आया है अमंग 129 नेशंस। उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द इंक्लूसिवनेस इंडेक्स पब्लिश बाय द अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट OBI एट कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी USA, और इंडिया वॉज रैंक 117 आउट ऑफ 129 कंट्रीज विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 49.24। टोटल 129 कंट्रीज का सर्वे किया गया, उसमें इंडिया का रैंक आया 170वां। और ये इंक्लूसिव इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंस्टीट्यूट है अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट, बराबर, उसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है, बराबर ना। ओके, इंडिया वॉज रैंक 129th इन द रिलीजियन इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस का मतलब पता हो ना कि सभी का समावेश करना। तो रिलीजन इंक्लूसिवनेस के अंदर इंडिया का रैंक है 129th, मतलब लास्ट। जेंडर इंक्लूसिवनेस के अंदर इंडिया का रैंक है 121st। डिसेबिलिटी इंक्लूसिवनेस के अंदर इंडिया का रैंक है 108वां। रेसिज्म के अंदर इंडिया का रैंक है 87th, बराबर ना। और जनरल पॉपुलेशन के इंक्लूसिवनेस के अंदर इंडिया का रैंक है 40th, बराबर ना। और LGBT कम्युनिटी के इंक्लूसिवनेस के अंदर इंडिया का रैंक है 39th, बराबर ना। तो ये दो कैटेगरी में अच्छा किया है, लेकिन बाकी के कैटेगरी में इंडिया बहुत पीछे है, बराबर ना। और ये इंक्लूसिवनेस इंडेक्स को टॉप किसके द्वारा किया गया है, न्यूजीलैंड के द्वारा, सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके, अगर मैं इस इंडेक्स की बात करूँ तो इंडेक्स एग्जामिन्स द इंक्लूसिविटी इन द टर्म्स ऑफ द रेसिज्म, रिलीजन, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी and the general population using the several measures. These measures include the out-group violence, political representation, income inequality, anti-discrimination laws, rate of incarceration and immigration asylum policies, बराबर ना, राइट। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये इंक्लूसिवनेस इंडेक्स तैयार किया जाता है। कौन कौन से फैक्टर को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर रिलीजन, रेसिज्म, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी, जनरल पॉपुलेशन के अंदर कितनी इंक्लूसिवनेस है, कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं, बराबर, उनके लिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये इंडेक्स तैयार किया जाता है, बराबर ना। ओके, और इस इंडेक्स को टॉप किसी तरह किया गया है, न्यूजीलैंड, सेकंड नंबर पे है पोर्टुगल, थर्ड नंबर पे नीदरलैंड, फोर्थ पे स्लोवानिया, फिफ्थ पे आइसलैंड और 170वें पे इंडिया, बराबर, ध्यान में रखना है। और अगर हम इस इंडेक्स के की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इंडिया रैंक लोअर देन स्मॉलर कंट्रीज सच एज बांग्लादेश एंड इजराइल इन द इंक्लूसिवनेस इंडेक्स। लार्जर कंट्रीज लाइक रशिया ऑल्सो सिक्योर लोअर रैंक एट 120, बराबर ना, तो ये ध्यान में रखना है। और अगर हम इस इंडेक्स की बात करें, टोटल 2016 से इंडेक्स लॉन्च किया जा रहा है इस संस्था के द्वारा, रैंकिंग द कंट्रीज बेस्ड ऑन द वेरियस इंडिकेटर्स। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम OBI इंट्रोड्यूस अ न्यू इंडिकेटर असेसिंग द कंट्रीज रिस्पॉन्सेज टू द क्लाइमेट क्राइसिस, स्पेसिफिकली इवेल्यूटिंग द चेंजेस इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बराबर ना। तो एक नई इंडिकेटर भी ऐड किया गया इस बार इंक्लूसिवनेस इंडेक्स के अंदर इस संस्था के द्वारा कि क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर कितना फोकस कर रहे हैं कंट्री, और स्पेसिफिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशन के ऊपर कितना फोकस कर रहे हैं, बराबर ना, राइट। ओके, और अगर मैं इस संस्था के बारे में बात करूँ तो डायरेक्टर है जॉन पोवेल और हेडक्वार्टर है बार्कले, कैलिफोर्निया US के अंदर उसका हेडक्वार्टर है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।